बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 दिन तकरीबन बाकी रह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर हतमी एहतजाज की कॉल दी गई है और कहा जा रहा है कि यह एहतजाज अब मुतालबात के बग़ैर ख़त्म नहीं होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उसमें से एक चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसकी बात सुने, क्योंकि 2-3 मुख्तलिफ तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनकी जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि करना क्या है। बुशरा बीबी ने कल एक इजलास में पर्दे के पीछे से कारकुनान से या जो रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, पंजाब से भी थे वहाँ पर, उनसे ख़िताब किया, उनको हिदायत जारी की गई। और बुशरा बीबी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि रिहाई के बाद से वो इमरान खान के जो पैगामात हैं वो कारकुनान तक और जो जितने भी पार्टी लीडर्स हैं उन तक पहुँचाएंगी। तो क्या जो सियासी लोग इमरान खान से मिल रहे थे और जिनको डायरेक्ट इमरान खान ये पैगामात पहुँचा रहे थे, क्या इमरान खान को वहाँ पर क्या मसाइल पैदा आए कि बुशरा बीबी के ज़रिए ये पैगाम रसानी जो है वो शुरू की गई है, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। एक तो बुशरा बीबी ने कहा कि 10-10 हज़ार बंदे सब ने लेकर आने हैं। फिर कहा कि जिसके पास टिकट है, जो टिकट होल्डर है और जो असम्बली के अंदर है, अगर वो ना पहुँचा तो फिर उसको पार्टी भी छोड़नी पड़ेगी। तो तमाम रहनुमाओं के लिए भी ये एक हतमी एहतजाज होने जा रहा है। फिर अलीमा खान ने कहा था 14 तारीख को कि तमाम सूबों के अंदर एहतजाज होगा और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बलूचिस्तान और सिंध तो बहुत सूबाई सतह पर एहतजाज करें क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दूर आना। और फिर पंजाब के हवाले से भी कुछ ऐसी हिदायत आई। अली मोहम्मद खान साहब ने 15 तारीख को कहा इमरान खान से मुलाकात के बाद कि नहीं, सब इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस्लामाबाद कहाँ पहुँचना है इसका तयन जल्द कर लिया जाएगा। अब फाइनल कॉल का जो ऐलान था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, उनके मुंह से नहीं आया, बल्कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब उनकी तरफ से भी नहीं आया। इससे कबल जो एहतजाज के अंदर सबसे आगे होते थे CM KP अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब से भी नहीं किया गया, बल्कि ये अलीमा खान ने फैसल चौधरी जो कि इस वक्त वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस के अंदर, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ऐलान किया गया था। और फवाद चौधरी साहब के जो है वो भाई भी हैं। फवाद चौधरी साहब भी बड़े एक्टिव नज़र आते हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ टॉक शोज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है। फिर सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव नज़र आते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब गैर मकबूल हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक स्पेस मिली, ख़ास तौर पर KP और KP से ज़्यादा बढ़कर पंजाब के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज का ये ऐलान है, इससे कबल जो एहतजाज हुए उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हुई, कुछ मुकदमे दर्ज हुए। ये एक जमहूरी हक उनका ज़रूर है, लेकिन किस तरीके से वो इसको एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इस जमहूरी हक को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोका गया, मुख्तलिफ जलसों के हवाले से रुकावटें लगाई गई, इस जमहूरी हक के हवाले से भी उनको उसका इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। तो इस बार वो तो आ ही धरने के लिए रहे हैं, ऐलान ऐसा ही किया जा रहा है, बज़ाहिर ऐसा ही कहा जा रहा है। तो हुकूमत क्या हिकमत अमली बनाएगी ये बड़ा अहम होगा। उसके साथ साथ ये एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम में ये कहा गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस बनेंगे और 26वीं आईनी तरमीम हम मंजूर नहीं होने देंगे। अगर ऐसी कोई तरमीम आई या पास कराई गई तो हम मुल्क को जाम कर देंगे, एहतजाज करेंगे। और ऐसा हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ। और फिर हमने देखा कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तकरीब अलवबरदारी होती है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो CM हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये दावा करते रहे कि उनकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई। फिर आज उसी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात करते हैं। फिर इमरान खान साहब साइफर का एक बयानिया लेकर चले और उन्होंने कहा कि साइफर आया और उनकी हुकूमत इस साजिश के तहत गिराई गई। लेकिन अब वहाँ पर जो चेंज ऑफ कमान हुई है या हुकूमत जो तब्दील हो रही है, नए सदर आ रहे हैं, तो उम्मीदें वहाँ से भी लगा ली गई। और बार बार अमरीकी अरकान कांग्रेस एक ख़त लिख रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, सदर जो बाइडन को एक ख़त और उसकी याद दहानी का एक और मामला अब सामने आया है। तो इन तमाम तर पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। नजमुल साकिब साहब, राव खालिद, साकिब रशीद साहब तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले नजमुल साकिब साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि ये जो ख़त व किताबत होती है किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर, जैसे हमारे मुल्क के हवाले से, इमरान खान के हवाले से वहाँ पर जो ख़त लिखे गए हैं कांग्रेस के अंदर के उनकी रिहाई के लिए कोई किरदार अदा किया जाए या अगर उन पर कोई बेबुनियाद मुकदमात हैं तो उन पर देखा जाए और इस मुल्क से बात की जाए, यानी पाकिस्तान से बात की जाए, तो इनकी अहमियत क्या होती है या ये कुछ कर भी सकते हैं या नहीं?
देखिए ज़ौक, सबसे पहले देख लीजिए कि ये ख़त इस पे लिखा क्या है। मेरे पास जो पहुंचा है वो एक सफ़ा है, उसके नीचे मुझे दस्तखत नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि इसका पेज 2 भी कहीं पे मौजूद हो, लेकिन जो पेज 1 में लिखा है लगता है कि बस इतना ही होगा। अब उसमें लिखा क्या है और उस पर क्या चीज़ जो है वो जाहिर की गई है, कोई उन्होंने डिमांड की है, कोई उन्होंने कहा है कि जी ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। देखिए, इस ख़त के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये जो कांग्रेसमैन हैं इन्होंने हवाला दिया है कि जो रेजोल्यूशन 901 था उसी से लेके उसका रेफरेंस दे के बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई नई बात नहीं है, ये पहले बात हो चुकी है और इसके बारे में जो है वो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जब हम ये कहते हैं कि जी कंसर्न जाहिर किया, तो उसमें कंसर्न की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। ग्रेव कंसर्न जो है उसका मतलब होता है कि ज़्यादा ज़रा शद्दोमद के साथ, शिद्दत के साथ आपने कंसर्न जाहिर किया, तशवीश की। इसमें ग्रेव का लफ्ज़ नहीं है, इसमें सिर्फ कंसर्न जाहिर किया है। और उन्होंने हवाले दिए हैं तमाम किस्म की रिपोर्टों के। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई, उसमें ये लिखा हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, उसमें ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार को नहीं देखा जा रहा, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। और वो ये जमहूरी अक़दार और पामाली को वो लिंक कर रहे हैं इमरान खान से कि वो जेल में है। 8 फरवरी के इलेक्शन जो थे वो एक ढकोसला था, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दाएं बाएं कर दी गई और उसको जो है हमारे सफ़ीर ने इस्लामाबाद में बैठ के उसको मुबारकबाद भी दी। फिर ये है कि ये जो हुकूमत है, जो अथॉरिटी, वैसे उन्होंने हुकूमत का लफ्ज़ नहीं लिखा, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की बात की है, तो उसमें ज़ाहिर हुकूमत भी आती है कि ये हुकूमत जो है ये कुछ नहीं कर रही इनके बारे में। उसमें यास्मीन राशिद का नाम है, उसमें हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम है और ख़ान साहब का नाम है। ये 3 लोगों के नाम लिए कि इनको हिरासत में रखा गया है। अब इसके बाद करना क्या है ये उन्होंने नहीं बताया। असल चीज़ जो करने वाली है वो उन्होंने कंसर्न जाहिर करने के बाद, तशवीश जाहिर करने के बाद, और वो भी शदीद नहीं, वो भी ग्रेव नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो एम्बेसी अमेरिका की है आपकी इस्लामाबाद में, उसके जो मौजूदा सफ़ीर हैं उन्होंने कख नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से बात करते और उनको बताते कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, जो कि उन्होंने नहीं किया। और अब जबकि उनकी वो जो मुद्दत है, यानी उनकी सफारत की इस्लामाबाद में ख़त्म होने को है और 2-3-4 महीने ही रह गए हैं, तो ना सिर्फ उनको कहा जाए बल्कि जिस सफ़ीर ने उनको रिप्लेस करना है उनको ये कहा जाए कि वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करें। अब मुझे तो ये चार्जशीट लग रही है, यानी वो जो हमारे अमरीकी सफ़ीर हैं, कि आपने कोई काम नहीं किया। अब ये कि तशवीश जाहिर कर दी, अपनी एम्बेसी का वो कर दिया कि जी वो काम नहीं कर रहे। क्या ये जो ख़त है कोई किसी किस्म की इसकी कोई कानूनी कोई ऐसी चीज़ है, कोई इसमें सैंक्शंस की बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाई जानी चाहिए, पाकिस्तान को ये जो कर्जा दे रहा है IMF इसको रोका जाए, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में फलाने रेजोल्यूशन के तहत ये वगैरह, इस तरह की कोई बात नहीं है। लिहाजा मेरे नज़दीक इसको आप यानी हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरेन ऑफिस हमारा मौजूद है, वो इस तरह के ख़तों का आराम से कट करके वो जवाब दे देते हैं कि जी ये आपका, ये हमारा अंदरूनी मामला है। मैं नजम साकिब साहब, मैं राव साहब से जान लेता हूं, फिर उसके बाद आता हूं आपकी तरफ कि ये जो एहतजाज होने जा रहा है 24 तारीख को, इस पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा। लेकिन राव साहब ये फरमाइएगा, ये ख़त किताबत जो है ये बुनियाद होती है कि आप अपनी जो लीडरशिप होती है, यानी जो सदर हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो किसी तरह पैगाम रसानी करके हुकूमत से कहें कि इन मामलात को देखें, ये जमहूरियत के या इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा जो कंसर्न उस पर है कि ये जो रिपोर्ट्स की बुनियाद पे जिस पे वो दे रहे हैं सारा, ये तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी हैं रिपोर्ट्स, फ़लस्तीन के हवाले से भी रिपोर्ट्स हैं, तो ये ख़त क्यों नहीं लिखते कांग्रेसमैन उनको? ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ ये रिपोर्ट्स नहीं हैं, और भी हैं। लेकिन हमारा कंसर्न यकीनन है, मैं इसको बड़ा सीरियसली लेता हूँ
क्योंकि हमें अगर हमारे हवाले से अगर ख़त लिखा जा रहा है, बाकी के बारे में नहीं लिखा जा रहा, तो इसका मतलब है उसके पीछे भी कोई ना कोई चीज़ है, कोई प्लानिंग है, और इसका नतीजा फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। मैं 2-3 दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये किसी वक्त सीरियस हो सकता है, क्योंकि इसके नतीजे में अगर फ़ॉरेन ऑफिस उनका सेक्रेटरी फ़ॉरेन अफेयर्स जो उनके हैं, जो वज़ीर होते हैं, एंथनी ब्लिंकन है अभी, वो या जो भी नए आएंगे ट्रंप के, वो अगर रिकमेंड कर देंगे सदर को, तो उस पर ट्रैवल एडवाइजरी एक जारी होती है, जिस पे आपके ऐसे लोग जिनके बारे में शक होता है या उनके पास कोई सबूत होता है कि वो इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो रही है, अगर और चीज़ें हो रही हैं, इलेक्शन की धांधली की बात हो रही है, हाई हैंडेडनेस की बात हो रही है, तो वो उनके ट्रैवल पे बैन लग जाता है। तो वो बड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है किसी भी मुल्क के लिए। उसके छोटे मोटे अफसर को भी अगर कह दिया जाए कि जी आप नहीं आ सकते हमारे मुल्क में, तो रोक दिया जाए उनको, तो वो बड़ा फिर एम्बेरसिंग हो जाता है। इसलिए मेरा ख्याल इसका जवाब अच्छे तरीके से देना चाहिए, और अगर कहीं हमारे यहाँ कमी कोताही है उसको भी एड्रेस होना चाहिए, ताकि ये बार बार उनको मौका ना मिले कि वो तीसरी चौथी दफ़ा ये हो चुका है, ये चीज़ें उस पर आ चुकी हैं। तो जहाँ तक अभी एहतजाज का ताल्लुक है, मैं जरा साकिब बशीर साहब से इस पर राय ले लूँ, फिर मैं एहतजाज की कॉल पे आता हूँ। मैं साकिब बशीर साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ अपना एक पूरा बयानिया बनाया था, और फिर हमारे कहा गया कि जो सिफारती ताल्लुकात थे वो भी कुछ हद तक शायद मुतासिर हुए, ख़ासतौर पर मौजूदा हुकूमत तो इस बात का दावा करती है। तो फिर जिस मुल्क से सिफारती ताल्लुकात में हल्की सी जो है वो पॉज हो गए हों, रुक गए हों किसी एक शख्स की वजह से, उसको क्या फ़ायदा दे सकता है वो मुल्क? इसमें बुनियादी तौर पर तो ये जो खतूत की बात हो रही है, ये फरवरी से भी जब इलेक्शंस हो गए थे तब भी कुछ खतूत इस तरह के सामने आते रहे हैं। फिर गुज़श्ता माह भी, अब भी करारदाद भी जो है मंजूर हुई है। लेकिन जो आप बात पीटीआई के बयानिए के कर रहे हैं, यकीनी तौर पर एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट था, वो अप्रैल 2022 जब वो बाहर निकले, उनके खिलाफ अदम एतमाद की आई तहरीक, तो उन्होंने पूरा बयानिया बनाया, पब्लिक में गए और अमेरिका को ललकारना जो है वो उनके बयानिए का मेन जो है वो नज़र आ रहा था। तो अब की बार क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं? बज़ाहिर जो नज़र आता है, अब वो जो खतूत हैं उनको अगर आप पढ़ें तो यही वो मुतालबात हैं जो पीटीआई यहाँ पे कर रही है। वो मतलब इन चीज़ों को उठा रही है। अभी रिसेंटली आप देखें तो उनकी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में यही है, यही चीज़ें हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। अब सिर्फ इसमें हमने देखना ये है कि उनकी जानिब से जो खतूत आ रहे हैं उनका असर है, और दूसरी बात यह है कि क्या मुदाखलत वो कर सकते हैं। मुदाखलत तो डेफिनेटली दूसरे मुल्क इंटरनल जो मामलात हैं उनमें वो मुदाखलत नहीं कर सकते। असर की जहाँ तक बात है, अगर ये बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ जिस तरह चल रहा है, इंटरनेशनली आ रही हैं, शुरू में इस किस्म के खतूत नहीं थे, या इस किस्म के जो इंटरनेशनल जो प्रेशर उसको कहें, या कोई इंडिविजुअल भी अगर कोई बात कर रहे थे तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी। 8 फरवरी के बाद हमने ये पैटर्न देखा है कि 8 फरवरी के बाद इस किस्म की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आ रही हैं इंटरनेशनली। अभी जो है वो हम देख रहे थे कि जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं उनका भी कोई स्टेटमेंट जो है वो इसी तरह का कुछ चल रहा है। तो वो ये कलेक्टिव एक प्रेशर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर बिल्ट हो सकता है, लेकिन इंटरनल मामलात में फिर उनको आना नहीं चाहिए। इसी तरह फिर अगर खतूत को आपने देखना है तो खुद वो तो जो जिस तरह मतलब बाकी रिपोर्ट्स हैं, वो जो मकबूजा कश्मीर या बाकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जो है वो गज़ा में हो रही हैं बहुत सारी जगहों पे, उनको भी इसी तरह ही मतलब वो एड्रेस होना चाहिए। इंटरनल मामला है, हुकूमत पाकिस्तान को खुद ये देखना चाहिए, ये कोई दो राय नहीं है। इंटरनली जितनी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, विक्टिम जो है वो किसी खास पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई जा रहा है, तो ये नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई उम्मीदें नहीं होनी चाहिए वहां से, जो कुछ होना है पाकिस्तान के अंदर ही होना है। नहीं, उनको तो उम्मीदें हैं। नहीं, उनको उम्मीदें हैं। उनको ये लगता है कि अब जो सेटअप यहाँ पे अभी बना है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो अब उनकी उम्मीदें इंटरनली तो बहुत कम हुई हैं, अब एक्सटर्नली उनकी उम्मीदें हैं कि ट्रंप की कॉल आएगी या कुछ किस्म के लेटर। अब ये जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं ये अहमियत नहीं, मतलब ये तो पूरी लॉबिंग के जरिए आ रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि बाकी मामलात में नजर नहीं आते, वो लॉबिंग की वजह से ही है कि ये मामला नजर आ रहा है। मैं अब अगर नजम साकिब साहब, ये जो एहतजाज होने जा रहा है 8 दिन उसके तकरीबन बाकी रह गए हैं, जिस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बाकायदा आज वो पहला दिन होगा जब इसकी तैयारियां मुकम्मल शुरू की जाएंगी, तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो क़यादत के अंदर
दो तीन मैंने इंट्रो के अंदर भी जिक्र कर दिया कि अब बात सुन्नी किसकी है, लीड कौन करेगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर एक बार पहले 2 दफ़ा आए हैं, वहाँ से गायब हो गए। इस बार तो फिर बुशरा बीबी खुद मैदान के अंदर हैं, अहकामात जारी कर रही हैं, वो लीड करेंगी। अलीमा खान जिनकी सबसे ज़्यादा रसाई है इमरान खान तक, वो लीड करेंगी, या फिर एक पॉलिटिकल विंग लीड करेगा? कौन लीड करेगा इस एहतजाज में? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पीटीआई के जो बानी हैं इमरान खान, उनके अलावा कोई एक शख्स भी ऐसा है जिस पे कि अवाम का एतमाद हो कि ये शख्स है जो खान के बाद या खान के हिरासत में होने के बाद पार्टी को लीड कर सकता है। आप बाकी बातें छोड़िए, आप खुद ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये पार्टी खान की है, ये खान के साथ है, खान नहीं है तो ये पार्टी नहीं है। और उसमें होता ये है कि जो बाकी हमारी पार्टीज़ हैं ना, मिसाल के तौर पे नून है, उसमें अब अगली जनरेशन और उससे भी अगली जनरेशन यानी तैयार की जा रही है कि जी आपको हम कर देंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब करते रहें जितनी मर्जी, उनकी बारी नहीं आनी। वो कहते हैं ना, सारा पिंड मर जाए तेरी बारी नहीं आनी। इसी तरह से आप पीपल्स पार्टी को देख लीजिए तो उसमें भी नेक्स्ट जनरेशन अब तैयार हो रही है। इधर क्या हो रहा है? इधर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि खान जो है वो जब से हिरासत में है, आप देख लीजिए गौहर खान से लेके शिबली फराज और उसके बाद पता नहीं कौन कौन यानी कौन कौन है जो कि नहीं आया सामने। सलमान अकबर यानी आपके राजा साहब आ गए, उसके बाद आपके और यानी एक दो जो यानी दिमाग मेरे में नहीं आ रहे। ये सारे लोग जो हैं, क्या इनमें से कोई एक क्लेम कर सकता है? मसलन क्या ये जो उमर गौहर हैं, क्या ये क्लेम कर सकते हैं कि ये लीडर हैं और इन्हीं की बात सुनी जाएगी? क्या जब ये कॉल देंगे तो आवाम बाहर आएगी? लिहाजा मेरे नज़दीक एक तरह से देखते हैं आप तो क़यादत का बहरान है, लेकिन जब आप दूसरी तरफ से एक्चुअल सूरत हाल देखते हैं तो उसमें आपको नजर आता है खान अंदर है, क़यादत भी अंदर है। खान बाहर आएगा, क़यादत भी बाहर आ जाएगी। अब ये जो आपने बात की है कि जी कौन इसको लीड करेगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि ख़वातीन जो हैं वो बाहर आई हैं यानी पीटीआई की। अब वो किस हद तक आती हैं आगे, ये देखने की बात है। इसके बारे में तो वो यानी कोई नजूमी भी नहीं बता सकता कि वो बाहर आएंगी कि नहीं, लीड कौन करेगा। हमने अली अमीन गंडापुर को लीड करते हुए देखा और उसका नतीजा भी देखा। अच्छा होगा कि अगर पीपल्स ये जो आपकी यानी आपकी पीटीआई है, इसके लोग किसी एक नतीजे पे पहुंच जाएं 24 तारीख से पहले, बजाय इसके कि अपनी अपनी बातें करें, पार्टी का सोच के किसी एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज करके कोई एक लीडर चुन ले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा राव खालिद साहब, हमने क्योंकि ये जो डिवीजन है इसमें हमने देखा कि और भी बड़े मेंबरान हैं जिनको ये जो कल इजलास जिसका हम जिक्र अपने कल के प्रोग्राम भी कर चुके हैं उसमें भी नहीं बुलाया गया। उसमें शेर अफजल मरवत को भी वहाँ पर नहीं बुलाया गया, हालांकि नेशनल असम्बली के मेंबरान को बुलाया गया, पंजाब से लोगों को बुलाया गया। अब ये जो कॉल है ये इमरान खान की है, जिस तरह नजू साकिब साहब ने कहा, और हर कॉल जो इससे पहले भी एहतजाज की आई वो भी इमरान खान की थी। तो नतीजा मुख्तलिफ कैसे होगा? लोग भी वही हैं जो एहतजाज के लिए आएंगे। एक दो के अलावा अगर अलीमा खान इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं या बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, बाकी तो सब वही लोग हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे तहरीक की अगर हम बात करें ना, हमारे यहाँ ना कोई मुनज़्ज़म सियासी जमात है, ना कोई मुनज़्ज़म तहरीक कोई चला सकता है यहाँ पाकिस्तान में। आपकी सपोर्ट जितनी मर्जी हो, भले पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा हो, लेकिन हमारा मिजाज उस तरह से नहीं है। हमारे यहाँ तहरीक चलती है अगर उसकी पुष्ट पनाही हो, और तहरीक रुकती है अगर हुकूमत की पुष्ट पनाही हो, तो तहरीक रुक भी जाती है, जितनी मर्जी तगड़ी तहरीक चला लें। हमारे दो तहरीकें हमारी तारीख में मिलती हैं जो कामयाब जिनको कहते हैं आप। एक तहरीक निज़ाम नफाज मुस्तफ़ा जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ चली थी, और दूसरी वकला तहरीक थी जो चौधरी इफ्तार साहब की बहाली के लिए चली थी। तो ये दो तहरीकें थी जो बावजूद कामयाब हुई, और उनकी वजह सबको पता है कि किस लिए वो कामयाब हुई, उनके पीछे कौन था। तो अदरवाइज़ इस किस्म की तहरीकें कामयाब नहीं होती। बहरहाल ये एक अपोजिशन अपनी कोशिश ज़रूर जारी रखती है, एहतजाज उसका हक है। अगर और कुछ नहीं कर सकेंगे, अगर पार्लियामेंट में वो कुछ नहीं कर पा रहे, अगर वैसे कुछ नहीं कर पा रहे, ज़ाहिर है एहतजाज ये है कि जिस तरह अपना आवाज़ उठाते रहेंगे कि ये मसला है। जहाँ तक लीडरशिप की बात है तो राव साहब, लेकिन एक चीज़ तो है ना कि ये तो देखना होगा कि अगर कोई एहतजाज वो कर रहे हैं तो उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा या नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। उनका फ़ायदा और उनका नुकसान है, मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्ची बात है। मुझे तो फ़र्क पड़ता है अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं या पाकिस्तान के हालात ठीक होते हैं या महंगाई कम सूरत हाल ठीक होती है,
पाकिस्तान में माशी सूरत बेहतर होती है, पाकिस्तान में अवाम के लिए कुछ अच्छी बात होती है, तो मुझे तो उससे फ़र्क पड़ता है। पीटीआई को अच्छी जमात बनती है, बुरी बनती है, रहती है, नहीं रहती है, उसकी क़यादत कौन करता है, कौन नहीं करता, कितने एहतजाज की कालें वो देंगे, उससे मुझे तो ज़ाती तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती हैं और यही तरीका होता है जब अपोजिशन में होते हैं। दुनिया भर में यही तरीका, मुरवजा तरीका है कि वो एहतजाज करते हैं। किस किस्म का एहतजाज होगा? हमने देखा है कि वो भी वायलेंट होते हैं, लेकिन हुकूमत भी ओवरकिल की तरफ जाती है, तो उस वजह से सूरत हाल ज़रा ज़्यादा ख़राब हो जाती है अमन अमान की, और ओवरऑल जो आम लोगों को तकलीफ उससे ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि उसका कोई बेहतर नतीजा निकले। हुकूमत को इंगेज करना चाहिए, उनको भी हुकूमत से बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल कमेटी बनी हुई है, शायद कोई बातचीत भी चल रही हो या हो बात भी इसके ऊपर, जो उनके मुतालबात है उनके हवाले से उसको एड्रेस करने के लिए। पाकिस्तान में अगर कोई इस वक्त किसी के पास ताकत है, किसी लीडरशिप के पास ना तजर्बा है ना ताकत है तहरीक चलाने की, एक मौलाना फजल रहमान है जिनके पास कुव्वत भी है और कुछ तजर्बा भी है तहरीक का, तो वो अगर शामिल होते हैं तो ये तहरीक में कुछ बात पड़ सकती है। अदरवाइज़ तो ये फिर एक और होगी, एक एफर्ट या कोशिश, उसका नतीजा मेरा ख्याल को बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, कोई मुख्तलिफ नतीजा आपको नहीं लगता निकलेगा? साकिब बशीर साहब, एक तो ये जो मौरूसी सियासत है, इसके हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा ये बयानात अब दे रहे हैं, टॉक शोज़ में बैठे हुए हैं कि नहीं, इमरान खान साहब तो कभी इसको सपोर्ट ही नहीं करते, बुशरा बीबी तो सिर्फ वो पैगाम रसानी के लिए आई हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर लग गया है कि अगर वो लीड करती हैं तो उनकी सियासी हैसियत कम होगी। क्या ऐसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों के अंदर? और दूसरा ये भी बताइएगा कि अगर ये एहतजाज अगर वो कर रहे हैं तो हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाएगी? अब मेरा ये ख्याल है कि ये कहना कि ये मरूसी सियासत का आगाज़ है, ये बिल्कुल भी मेरी नज़र में तो दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक जो इमरान खान साहब हैं वो 15 माह से जेल में हैं। अब उनकी जो बहन है वो अगर बाहर नहीं निकलेगी तो कौन निकलेगा? उनकी जो एहलिया हैं वो एक्टिव नहीं होंगी तो कौन होगा? तो उनका अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड माजी की तरफ देखा जाए, जब इमरान खान मौजूद थे या इमरान खान साहब 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हुए, ऑनवर्ड जितनी भी चीज़ें चलती रही, वहाँ कहीं पे भी वो एक्टिव नज़र नहीं आई। अब एक एक्सट्रीम पोजीशन वो जो है वो समझते हैं। अब जो 25 अक्टूबर के बाद जो वो समझ रहे थे कि शायद चीज़ें उनको जो है वो मेरिट पर या इस किस्म के फैसले आना शुरू हो जाएंगे या इस किस्म की सिचुएशन हो जाएगी, और वो अब जो है वो उनको लगता है कि वो कहीं बंद गली में पहुंच गए हैं। मेरी नज़र में इस वक्त अगर आप ये कहें कि क़यादत का फुकदान, वो फुकदान वाली बात तो 8 फरवरी से या उससे पहले भी हम देख रहे हैं, और पहले की बनिस्बत हो सकता है हालात अब बेहतर हों। फुकदान की बजाय अगर ये कहा जाए कि जो इमरान खान साहब कहते हैं वही होना है। 24 नवंबर के लिए वो भरपूर बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। मैंने कोशिश की कि कुछ लोगों से बात करके, तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में ये शेर अफजल मरवत को नहीं बुलाया या किसी और को बुलाया और किसी को नहीं बुलाया। ये पार्टीज में छोटी मोटी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। 24 नवंबर के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। अब अगली बात यह है कि क्या वो अपने किसी हदफ को हासिल कर सकते हैं? हदफ तो 26वीं आईनी तरमीम है, वापस ले नहीं होगी। मैंडेट तो कहाँ मिलता है? मैंडेट इन्होंने देना है तो इन्होंने फिर जेलों में जाना है। तीसरा कि जो ट्रायल जिनके अभी चल रहे हैं और वो जेलों में उनको रिहा कर दें, यह हुकूमत कर सकती है थोड़े पैमाने पर, लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता करेंगे। होगा क्या? हो ये सकता है कि एक प्रेशर बिल्ट हो सकता है। प्रेशर इस तरह से कि उनके केसेस, जिस तरह अभी रिसेंटली भी जस्टिस याया अफरीदी थे, सिर्फ एक मिनट, जैसे याया अफरीदी, उन्होंने बड़ा जो एटीसी जजेस को कहा कि आप मेरिट पर फैसले कर दें। मेरिट पर फैसले भी हो जाए तो मेरा ख्याल है आज लाहौर से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम की पिटीशन पड़ी हुई है। हो सकता है वो ये जो प्रेशर बिल्ट होगा, हो सकता है इसमें वो भी फिक्स हो जाए। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो पिटीशन फाइल की है, 2 साल के मामलात लिखे हैं, उनमें यही इनके सारे ग्रीवेंस है, किस तरह फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, हो सकता है वो भी टेकअप हो जाए। तो ये इस प्रेशर का यही फायदा हो सकता है। इससे बढ़कर जाहिर सी बात है, हमें भी पता है कि ये इनको पूरा तो पैकेज नहीं मिलेगा। लेकिन ये अब देखना ये है कि क्या ये तैयारी मुकम्मल हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और किस तरीके से वो आते हैं, क्योंकि हुकूमत यकीनी तौर पर जो माजी में हमने देखा उस तरह रुकावटें तो हमें नज़र आएंगी। अब एक और अहम मामला है नवाज शरीफ साहब की खामोशी। वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन फिर बार बार कहते हैं कि मेरे दिल में बड़े राज हैं और वो बता भी नहीं रहे। तो वो क्या राज होंगे और वो क्यों नहीं बता रहे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के दस्तमोग है और इसकी वजह से काफ़ी लोग मुतासर भी हो रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, मरीम नवाज़ भी पाकिस्तान से बाहर हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर अमेरिका भी गए, मुख्तलिफ जगहों के दौरे भी उनके रहे और मेल मुलाकातें भी रही। मुख्तलिफ जगह गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़े तौर पर सवाए इमरान खान के किसी और चीज़ पर बात नहीं की। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती रही है और इस मुल्क का वोटर इसी बदकिस्मती पर बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़गी का इजहार भी करता रहा है कि जो बयानिया हमारा हुकूमत में होता है, अपोजिशन में जाकर हमारा बिल्कुल तब्दील हो जाता है। एक पेज पे रहने वाले जब अपोजिशन में हमने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के अंदर देख लिया, जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सेटअप इस वक्त चल रहे हैं, वो जब अपोजिशन में जाते हैं तो बहुत सी शिकवे शिकायत करते हैं जो कि वोटर को लगता है कि हुकूमत में होते हुए अगर वो कर लेते तो शायद जमहूरियत के लिए बेहतर होता। यही मिसाल हमने देखी कि नवाज शरीफ जब जो है वो उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने फिर इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान अगर मेरी बात मान लेते तो इतनी तकलीफें ना उठानी पड़ती। और यही आज इमरान खान अगर जो बात कर रहे हैं तो नवाज शरीफ उस पर कोई रिस्पांस नहीं कर रहे। और इसी किस्म का बयानिया एक ज़माने में नवाज शरीफ का साहब का भी हुआ करता था। तो अपोजिशन में रहकर बयानिया और किस्म का हो जाता है, एक्सेप्टेंस का लेवल और किस्म का हो जाता है। अपोजिशन में जाकर एक्सेप्टेंस और बयानिया बिल्कुल तब्दील हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जमहूरियत को नुकसान होता है। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने मौजूदा इस सेटअप को या जो हुकूमत इस वक्त है उनके भाई की, उसको ऑन करते हैं या नहीं करते, ये अहम सवाल है। फिर बार बार वो मशवरे भी देते हैं। इस बार भी उन्होंने एक मशवरा दिया, लेकिन ये मशवरा वो डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, तो उनकी हुकूमत है वो उनसे कहें कि बेहतर करें और बताएं भी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात भारत के साथ बड़े अच्छे रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, वो भी भारत जा चुके हैं। तो वो मशवरे उनको ज़रूर देने चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ये भी लगता है कि उनका सारा फोकस सिर्फ पंजाब की सतह पर है और मरीम नवाज़ की गवर्नेंस के हवाले से है। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते रहो। खालिद साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब ने एक और चीज़ ये भी कही राव साहब के इसमें कोई इबाम नहीं है। मैंने कहा था मेजॉरिटी ना हुई तो मैं वज़ीर आज़म के लिए नहीं आऊँगा नॉमिनी सामने, इसीलिए मैं सामने नहीं हूँ। तो ना मैं किसी के कहने पर रुका था, ये बात बिल्कुल सबके सामने वाजे है। तो एक्सेप्ट किया है जो हुकूमत उन्होंने बनी है इस तमाम तर दुरानिये के अंदर, आप समझते हैं राव साहब? देखिए, बात यह है कि वो आए तो वज़ीर आज़म बनने ही थे, एक दिन पहले इश्तिहारात भी छपे थे उनके। अब वो नहीं बने तो जाहिर है वो कोई उज़र तो देंगे उसका। लेकिन मुझे सबसे दिलचस्प जो उन्होंने वहाँ जाके, यहाँ तो बात ही नहीं करते वो जर्नलिस्टों से, ना मीडिया से बात करते हैं, टॉक करते हैं, ना कोई प्रेस रिलीज़ उनकी आती है उस तरह से। इवन शायद ट्विटर पे भी कोई मेरे ख्याल इतने एक्टिव नहीं होते। वहाँ जाके अचानक उन्होंने बात शुरू कर दी। एक तो बड़ा वो उनके ज़ाहिर है बहुत ही खासुल ख़ास लोग हैं जिनके साथ वो गुफ्तगू करते हैं तो मीडिया के हमारे दोस्त, लेकिन वो उनके जेब की घड़ी और हाथ की चढ़ी हैं, जो वो उनका जो एटीट्यूड वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे वो बात करते हैं और वहाँ पे उनको आसानी होती है, क्योंकि ना कोई फार्म 45 का पूछता है, ना फार्म 47 का पूछता है, ना उनके हाथों जो कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, बिजली घर लगा के जो उन्होंने काम किया और बाकी चीज़ें जो जिस किस्म के मसाइल पैदा हुए यहाँ पे, ना पनामा का कोई सवाल करता है, ना मैंडेट की चोरी की कोई बात करता है। तो वो वहाँ बड़े खुश होते हैं। और लेकिन एक बात उन्होंने की, वो बड़ी मज़े की थी, जो उनकी ख्वाहिश और हसरत ही मुझे लगती है कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। ये उनकी हसरत थी। लेकिन हकीकतन क्या हो रहा है, इसी गज़ल का एक और शेर उनको शायद याद नहीं है कि फिर जी में है कि दर पे उसी के पड़े रहें, फिर जी में है कि दर पे उसी के पड़े रहें, सर ज़ेर बार मिन्नत दरबां किए हुए। ये एक्चुअली वो कर रहे हैं, बाकी उनकी हसरत है। अगर वो समझते हैं कि वो बहुत उनके साथ धौंस धांधली हुई उनको हुकूमत से निकालने में, अब उनकी हुकूमत है, वो जुडिशल कमीशन बना ले, उसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दें। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जी इमरान खान की अब भी सहूलतकारी हो रही है तो उस पर तहकीकात करवा लें, तो उनको किसने रोका हुआ है? इस पर तो कोई अमर माने नहीं है, उनको पूरी तरह करना चाहिए। सबसे ज़्यादा उनको जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से शिकायत होती है, बार बार होती है। तो हम देखते ये हैं कि जनरल फैज़ के हवाले से जो भी इल्ज़ामात आए हैं, DGISPR साहब ने जो भी उस पर हमें तफसीलात बताई हैं या पता चली हैं, वो तो एक टॉप सिटी का केस है और एक 9 मई के हवाले से उनके कोई पार्टी के उसके हवाले से, तो मियाँ साहब का केस तो वहीं ख़त्म हो जाता है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है कि उनके बारे में भी उन्होंने कुछ किया था या कोई बात हुई थी। तो ये किस किस्म के इल्ज़ामात हैं जो वो आए दिन लगाते हैं, उनकी हुकूमत भी है लेकिन ना उसकी तहकीकात हो पा रही है, ना उस पर कुछ पता कर पा रहे हैं। और एहतजाज पे उनको बड़ा एतराज़ है दूसरी जमातों के। मैं उनको याद करा देता हूँ कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने पता नहीं कितने एहतजाज किए, ट्रेन मार्च किया, क्या कुछ नहीं किया। इवन फ़ारूक लगारी साहब, सदर हमारे निज़ाम में कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव या कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं होता, क्योंकि वज़ीर आज़म सब कुछ होते हैं,
चोटी ज़ीरी पहुंच गए थे 95-96 में, पूरा धरना लेके उनके गांव उधर डीजी खान बलूचिस्तान के बॉर्डर के पास एहतजाज करने के लिए। तो इधर को और पार्टी एहतजाज करते करते 13 नवंबर को उन्होंने वापस आना था, अभी तशरीफ़ नहीं लाए। उनको चाहिए, वो एक अहम लीडर है, पाकिस्तान के तजर्बाकार लीडर हैं, सियासी तौर पे भी, अदरवाइज़ भी, हुकूमत के हवाले से भी। भाई को मशवरे दें, बेटी को मशवरे दें अच्छी तरह गवर्नेंस करने के, और पाकिस्तान की सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये चुप करके बैठ जाना, अगर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तभी कोई किरदार अदा करेंगे। वैसे तो पिछले दौर में भी उनका जो 2013 से 17 तक जो टाइम रहा, उसमें भी अल्लाह के फजल से उन्होंने कोई ना कैबिनेट मीटिंग करते थे, कोई 8-9 महीने बाद एक आध होती थी, फिर लंदन एक दफ़ा चले गए, वहाँ कैबिनेट मीटिंग बुला ली, और ना पार्लियामेंट आते थे, ना उनका और कोई इंटरेक्शन था, ना मीडिया पे कोई उनका बयान आता था। तो वो उस वक्त भी इसी तरह से उन्होंने गुजारा किया। अभी भी अगर हुकूमत में नहीं है तो हुकूमत को मशवरे ही अच्छे दे दे, कोई काम में उनकी मदद कर दे, कोई हाथ बटा दे उनका, बजाय इसके कि वो लंदन जाके उधर बयान शान दे के खुश हो जाते हैं। और उसमें भी बयान ऐसा कि समझ नहीं आती आपको कि किसको कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। उनको शिकवा किससे है, भाई से है, बेटी से है, किसी और से है, या इमरान खान से सारा उनको शिकायत है। इमरान खान तो खुद उसी चीज़ का शिकार हुआ जिसका वो होते रहे हैं। तो सियासत पाकिस्तान में जैसा चलती है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो उनका गिला शिकवा बेचा है, लेकिन मेरा ख्याल उनको सियासत में भरपूर किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान की। नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि खुल के नवाज शरीफ साहब बोल नहीं रहे लेकिन गिला ज़रूर कर रहे हैं बार बार के उनके पास यकीनी तौर पर बहुत से राज होंगे, वो पाकिस्तान में एक तवील अरसे से सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म। तो आप क्या समझते हैं कि क्या राज हो सकते हैं और क्यों खामोश हैं वो? देखिए, इस वक्त आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? आप उनसे हाल पूछें, वो कहेंगे कि न छेड़ा निखते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। अब वो क्या करें, किसके खिलाफ शिकायत करें, किसके बारे में यानी तमाम आवाम को इकट्ठा करें और करें कि जी स्ट्राइक हो रही है, हड़ताल हो रही है, ज़्यादती हो रही है। भाई उनके वज़ीर आज़म हैं, बिटिया उनकी यानी चीफ मिनिस्टर है। मुझे ये बता दीजिए वो क्या करें, किसके खिलाफ करें? और ये जो है ना कि वो शिकवा किससे कर रहे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वो पूरी आवाम को पता है कि उनका शिकवा असल में क्या है। क्योंकि जब भी वो बात करते हैं, मुझे क्यों निकाला से शुरू होती है और बाजवा और यानी उसके ऊपर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। वो जो ISI के चीफ जो जिनके बारे में यानी फैज़ हमीद साहब, जिनके बारे में पता लगा कि कोर्ट मार्शल वगैरह, तो मुझे क्यों निकाला से इधर तक का जो सफ़र है वो किसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो हो गया हाथ, उन्होंने बनना था प्राइम मिनिस्टर, वो बन नहीं सके, लेकिन उसके बदले में जो मिला उनको, वो भाई उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया, बिटिया उनकी चीफ मिनिस्टर बन गई। अब वो क्या करें? अब उन्होंने ये किया कि जी सदारत ले लेते हैं वापस ना अपने भाई से, इसकी पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की सदारत भी वापस ले ली। अब क्या करें? फिर उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं कि मुल्कगीर को ट्रेन का सफ़र करते हैं। ट्रेन का सफ़र करते हैं, क्या करेंगे? लिहाजा इस वक्त उनके पास सवाए इसके कि वो गालिब का ये मिसरा बार बार दोहराते रहें कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए कि जिसमें भाई को भी नुकसान ना पहुँचे, बिटिया को भी नुकसान ना पहुँचे, और बल्ले बल्ले भी हो जाए। लेकिन उनके दिल के अंदर का खौफ, इस वक्त की आखिरी बात, जो अंदर का खौफ है वो ये है कि वक्त कम होता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, और मुस्लिम लीग नून की जो ओवरऑल साख है, याद रखिएगा ये मुस्लिम लीग नून है, ये नवाज शरीफ की है, और उसमें नून नवाज शरीफ का है, उसकी साख कैसे वापस लेके आनी है, ये है उनका बुनियादी मसला। और फिर उसके तई यानी जितनी शिकायतें हैं उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो आपको बताए। राइट साकिब बशीर साहब, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है और हमने देखा भी है कि जो जिस तरह अभी नजमुल साकिब साहब ने भी जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वोट बैंक है वो सारा नवाज शरीफ का है, लेकिन अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट उस वक्त नहीं करेंगे कि जब उनकी हुकूमत है और वो नज़र नहीं आएंगे किसी भी फैसले के साथ खड़े हुए, तो कल जब इलेक्शन होंगे और उसके अंदर वो कंपेन लेकर जाएंगे तो जो वोट नवाज शरीफ का है उसको शहबाज शरीफ साहब कैसे मना पाएंगे? तो नवाज शरीफ साहब इस बात को क्यों मद्देनजर नहीं रखे हुए? एक तो बात मेरा ख्याल में हमें जो है वो ज़रूर करनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को जब 2013 में वो आए
मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे और जो अदालत-ए-उज़्मा ने उनको घर भेजा, जिस बुनियाद पे घर भेजा वो गलत था। वो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को, और जो अभी 26वीं आईनी तरमीम आई है, ये इसका बड़ा लिंक है आपस में कि जो अदलिया माजी में जिस तरह उन्होंने भी जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात या पार्लिमान के इस तरह वज़ीर-ए-आज़मों को घर भेजना या उनको कंटेम्प्ट में बुलाना या इस तरह, तो ये चीज़ें ये एक फैक्टर है जो मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब अभी तक नहीं बुला पा रहे कि 2014 से जो धरना था उसके बाद से लेकर एक पूरा बयानिया मीडिया पे भी हर जगह पे जो है बनाया जा रहा था उनके अगेंस्ट, और उनको फिर घर भेजा गया। फिर 2018 में इमरान खान साहब आ गए, लेकिन जो 2020-21 से पहले का जो सारा गुजरा है वक्त वो तो अलग है, लेकिन 2022 में जो नवाज शरीफ साहब है वो जब वापस आ रहे थे, यकीनी तौर पर 2019 में उन्होंने जो बयानिया दिया वोट को इज्जत दो, वो बयानिया बहुत पॉपुलर था। और हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप ये कहें कि अप्रैल 2022 में या मार्च 2022 में जब इमरान खान साहब 3.5 साल हुकूमत कर चुके थे, तो ये एक रिकॉर्ड की बात है कि हर किसी को पता था कि वो डिलीवर नहीं कर सके, वो अवाम में पॉपुलर नहीं है। उनके जो MNAs हैं वो पार्टी को छोड़ रहे थे, अमली तौर पर मुख्तलिफ जगहों पार्टीज में वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने अगर इलेक्शन में जाना है तो कैसे इलेक्शन में जाएंगे, हम डिलीवर नहीं कर सके, वो पॉपुलर नहीं थे वो जो अवाम में। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक बयानिया बनाया, जिस तरह 2019-20 में नवाज शरीफ साहब ने बयानिया बनाया और वो बहुत पॉपुलर बयानिया था, लेकिन उन्होंने उस बयानिया को छोड़ा। फिर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट और ये सारा बयानिया बना के अवाम को अपनी तरफ राग़िब कर लिया। अब पिछले 2 साल में उनकी हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की शरीफ फैमिली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अब उस दौरान जितना भी कुछ हो रहा है वो हम जो देख रहे हैं, जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, पार्लियामान के साथ क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स की किस तरह वायलेशंस हो रही हैं। माजी में जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ उससे कोई 50 गुना उन्होंने बढ़कर जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो हो रहा है, उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, उनके पोलिटिकल वर्कर्स के साथ हो रहा है, उनकी जो है वो इख्तियारात से तजावज़ करके उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मतलब जो पिछले दौर में इमरान खान साहब के दौर में हुआ, अब उसकी जो है वो डबल हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये भी उनको देखना चाहिए। एक सवाल उनसे हुआ कि जो जमहूरी रवायात हैं या उनको जो पार्लियामान का जो था उसका, तो उसको वो उस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि इमरान खान साहब जो है उसके ज़िम्मेदार हैं, सारे के इमरान खान ज़िम्मेदार हैं। मसला ये है कि अप्रैल 2022 से लेकर आज तक 2.5 साल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत है, ज़िम्मेदार फिर जो है वो कम से कम वो जिम्मेदारी तो लेना। तो नवाज शरीफ साहब बयानिया नहीं बना पा रहे, आज भी बयानिया नहीं बना रहे। वो वहां से चले थे लंदन से, प्रोटोकॉल के साथ आए, उतरे, केसेस खत्म कराए, तो उनका वो बयानिया उन्होंने छोड़ा, तो पब्लिक में वो पब्लिक ये देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर वो गए अपना इलेक्शन में, नवाज को वोट दो, इलेक्शन से पहले इश्तिहारात आ गए, सारा कुछ था, लेकिन वो बयानिया नहीं था, अवाम में पॉपुलर नहीं थे, तो वो जो है वो उनको वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नहीं बन सके, उस तरह मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। और आखिरी बात ये है कि उनकी मुस्लिम लीग नून की अब सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो मेन 3 पिलर हैं, तीनों जो है वो फॉर्म 47 के उन पर एलिगेशंस हैं और उनके केसेस जो है वो ट्रिब्यूनल्स में पड़े हुए हैं। एक तलवार लटक रही है, तो इस लटकती तलवार के साथ हर चीज कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अदलिया पर जिस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज हुई। अभी जो लेजिस्लेशन एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के हवाले से उनका जो दायरा इख्तियार बढ़ाने, जो सिक्योरिटी इदारों का जो दायरा इख्तियार बढ़ाने की बात हो रही थी, तो ये चीजें कंप्रोमाइज हो रही हैं। उनको ये भी देखना चाहिए कि वो पिछले 4 दहाइयों से वो हैं और 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनको तो ज्यादा बेहतर अंदाज में डिलीवर करना चाहिए था, जो नहीं कर पा रहे। और यकीनी तौर पर जो एक्सपीरियंस उन्होंने 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहकर या सालों के अंदर पाकिस्तान में सियासत में हासिल किया, उसको जो है वो यूटिलाइज करना भी चाहिए, मशवरे भी देने चाहिए। एक और अहम मामला जिस पर हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने बहुत कोशिश की और ये उनकी मेहनत का नतीजा था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल हुई। एक लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है जो पाकिस्तान नहीं आई अब तक खेलने के लिए।
मां सिवाय भारत के बाकी तमाम टीम पाकिस्तान आई। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने यहाँ पर वो मैचेस देखे और वो भी पुरम तरीके से यहाँ पर मैच खेलकर एंजॉय करके पाकिस्तान से वापस गए और सब ने एक अच्छा तासुर दिया। और खेल एक ऐसी चीज़ है जो आम सिफारतकारी करती है, लेकिन भारत पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है और एक बार फिर से हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है। तो पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है ये डिसाइडर है कि अब इस बात को तय कर लेना है। ये मिसाल क्योंकि हमने पिछली दफ़ा बना दी थी एक टूर्नामेंट के अंदर कि हमने हाइब्रिड मॉडल पर काम कर लिया, तो क्या इस दफ़ा हम वो मिसाल बनाकर फिर इसको मुस्तकबिल के लिए ऐसी ही मिसाल रहने देंगे कि हाँ आया जब भी चाहें मैचेस जो हैं वो भारत के हम पाकिस्तान से बाहर करवा देंगे और बाकी तमाम टीमें पाकिस्तान खेलने आ जाएंगी। तो ये एक अहम मामला है, इस पर बात करते हैं। लेकिन नजमू साकिब साहब, मुख्तसरन ज़रा आज आपने मैच बखूबी देखा होगा, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आज का मैच हमने जीता हुआ था, हमने खुद हारा है। मुझे ये बताइए कि 7 साढ़े 7 की एवरेज करने में मसला क्या है? किस चीज़ की जल्दी है आपको? इतनी अच्छी आपने बॉलिंग की और फिर 7-8 कैचेस आप गिरा देते हैं, उसके बावजूद भी 7 की एवरेज है। तो उसमें मैं किसी साजिशी थ्योरी की बात नहीं करता कि यानी बाबर आजम जो है वो ठीक है, ठीक शॉट उसकी जो थी वो ठीक थी, नहीं है यानी वो हो सका कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। मैं साजिशी थ्योरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि उन प्लेयर्स ने आज यानी काम किया, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई जिन्होंने टीम में जगह बनानी है। देख लीजिए आप स्कोर कार्ड और आपको मेरी इस बात का पता चल जाएगा। अब ये है कि अब यानी रिजवान को आपने बना दिया है, उसकी आपको सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसकी कि ये जो भारत ने घुसेड़ दी है सियासत इसमें, उसके लिए समझना पड़ेगा आपको कि आरएसएस का और हिंदुत्व का एजेंडा क्या है। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे बीजेपी की और अमूमी तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि हुकूमत में आती हैं, उनका सिक्का चल ही नहीं सकता जब तक वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, चीन के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे और बताएंगे नहीं कि हम ये हैं और हम वो हैं और हमारे साथ देखिए ये पाकिस्तान देखिए दहशत गर्दी में मुलव्वस है वगैरह वगैरह। अब यहाँ तक तो ठीक था कि आप वो यानी करते रहते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और दुनिया जो है वो यानी हरदीप सिंह नज्जड़ की पूरी जो है वो 5 आइज़ आपको बता देती है कि असल में दहशतगर्द आप हैं। अब क्रिकेट में मुझे ये बता दीजिएगा कि क्रिकेट में कैसे आपने यानी सियासत घुसेड़ दी है और ये आपको किसने कहा है? अगर न्यू दिल्ली में हमारे दोस्त सुन रहे हैं पॉलिसी मेकर्स, तो उनसे मेरी एक गुजारिश है, सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए कि आप कहते हैं कि आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है विद वीटो पावर। आप कहते हैं कि आपका 5वें नंबर की आपकी इकोनॉमी है और राइज कर रही है और हो सकता है कि 10 साल बाद आप तीसरे या दूसरे नंबर पे आ जाएं। क्या इतने बड़े क्रेडेंशियल्स के बाद ये बच्चों वाली चीज़ जो है ये आपको कोई रास आती है, को आपको समझ आती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? कि हम अपने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स में किधर से आ गई क्रिकेट? दूसरी बात ये है, यानी ये एक और टेक्निकल बात बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं। देखिए, अगर उनका ये ख्याल है ना कि क्रिकेट टीम भेजी पाकिस्तान में तो उनके उसूली किसी मौक़िफ़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। जब आप यानी ओलंपिक्स में जाते हैं तो वहां पे यानी होता है सारी टीमें आती हैं, तो खेल को खेल ही रहने दें, कोई इस तरह का नाम ना दें सियासत का। कोशिश करें कि मैच्योरिटी दिखाएं जो कि आप क्लेम करते हैं कि आप में आ चुकी है। राव साहब, मैन ऑफ द मैच आज के मैच का टीम को हराने में आपकी नज़र में कौन है? एक लाइन में ये बताइएगा और फिर बताइएगा कि ये जो भारत क्रिकेट के साथ सियासत कर रहा है इस पर क्या आपकी क्या राय है? टीम को हराने में तो सारी मैन ऑफ द मैच है, क्योंकि आप तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोचेस भी उसमें शामिल है। जब आप इतनी है 7 साढ़े 7 की एवरेज को चेज़ कर रहे होते हैं तो आप उसके मुताबिक स्ट्रेटजी अपनी बनाते हैं और उसी के मुताबिक आप खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं थी और ऐसे ही बस मार दाड़ करने की कोशिश की। पहले जो 3-4 ओवर का शौक था उन्होंने जो दिया हमें ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग में, वो हम उससे निकल नहीं पाए और हमने हालांकि उनको 145 पे आउट कर लिया, 145 पे, लेकिन बाद में हम आके हमने कोशिश की कि हम भी उन्हीं की तरह खेलें पहले ओवर्स में और उसमें 4-5 विकेट हमने गंवा दी। हालांकि जो फाइनल टोटल है आपने उसको जेन में रखना होता है, आपने पहले 3-4 ओवर का नहीं रखना होता।
जहाँ तक ये भारत की बात है, क्रिकेट में जो वो दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बिल्ड करने की एक नाकाम और भोंडी कोशिश कर रहे हैं, इस हवाले से हमारे पास तो कलभूषण है, सारे सबूत मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान की सर ज़मीन पे किसी एक इंडियन को खराश भी नहीं आई कभी। इंडिया के अंदर पाकिस्तानियों को शहीद किया गया जला के, और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं। फिर अक़लियत और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह मोदी ने गुजरात में जो कुछ किया, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसी कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि आप कहें कि जी पाकिस्तान में कोई इस किस्म की बात हो जाएगी। हाँ, ये है एक ख़तरा बहरहाल है, जिसकी वजह से मैं चाहूँगा कि इंडियन टीम अगर पाकिस्तान आए तो उसको इंटरनेशनली उसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, सारी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ये दावा कर चुका है हम पाकिस्तान के अंदर घुस के पता नहीं 22-23 लोगों को मार चुके हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो खुद कोई शरारत ना करें पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बिल्ड करने के लिए, अपने खिलाड़ियों में उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। हमें उसके लिए भी बड़ा विजिलेंट रहना होगा, लेकिन ये इससे इंडिया का कोई मसला हल नहीं होगा, ना वो पाकिस्तान के खिलाफ वो केस बिल्ड कर सकता है, क्योंकि इंडिया खुद इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुका है, अमेरिका में भी और कनाडा में भी, और उसके बाकायदा ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। उन पर्सोना नॉन ग्रेटा उनके ऑफिसर्स वहाँ पे हो चुके हैं, और सारी दुनिया को पता चल गया है कि वो किस तरह से दुनिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो साकिब बशीर साहब, ये अब क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अब सामने आ गया है, पाकिस्तान चाहता है कि ये अगर यहाँ पर ही होगा तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या होता है अगर भारत नहीं आता तो? नहीं, अभी तो आप देखें ना, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिया है। इससे कबल भी 2008 में लास्ट टाइम जो है वो भारत यहाँ पे आया था, और उसके बाद 2011 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेला, सेमीफाइनल वहाँ पे। उसके बाद T20 सीरीज़ भी हुई, वहाँ पे पाकिस्तान था। 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप में गए, और गुज़श्ता साल भी वर्ल्ड कप जो था पाकिस्तान ने वहाँ पे खेला। तो मतलब ये है कि हर दफ़ा पाकिस्तान ने ही ये करना है कि आप जो है वो नहीं आ रहे, और पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें आ चुकी हैं। अब तो हालात नॉर्मल हैं, और भारत जो है इस किस्म का जो बहाना बना रहा है, मेरे ख्याल में अभी जो एशिया कप था वहाँ भी हाइब्रिड मॉडल जो है वो आप जो है वो यूएई में करवा लें, और आप भी यूएई में करवा लें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर जो है वो स्टांस लेना चाहिए। माजी में मैं देख रहा था हिस्ट्री के मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो जब नहीं खेली मुख्तलिफ जो ममालिक में जाकर, उनके जो पॉइंट्स थे वो उनको महरूम रखा गया उनसे। लेकिन इस जो चैम्पियन ट्रॉफी है, इसमें अगर पॉइंट्स वाला मामला आया तो मेरे ख्याल में वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा इंडिया। तो इसलिए बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ अगर आप रखेंगे तो ठीक, वगरना भारत तो पाकिस्तान को वैसे भी जो है वो उसको कहीं ना कहीं जहाँ भी कोशिश होती है उनको पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वर्ल्ड वाइड ये तासुर देने की कोशिश करता है कि ये कोई दहशतगर्दी में मुलव्विस है, हालांकि सारे सबूत प्रूफ उनके खिलाफ वर्ल्ड वाइड आ चुके हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को जो मौक़िफ़ लिया गया है, आईसीसी को लिखा गया है, आईसीसी इसका बताए कि क्या अब क्या करना है, और आईसीसी को क्लियर कट अगर मौक़िफ़ आप नहीं देंगे तो फिर यह है कि आए रोज़ ये मामला तो चलते रहेंगे और इसको भुगतना पड़ेगा। तो नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं, ये हाइब्रिड मॉडल का जो पाकिस्तान पहले भी इस पर अमल कर चुका है, और क्या पाकिस्तान को इस पर भी हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए, या पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पर डट जाना चाहिए? फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए, इस वक्त आपकी जो पूरी अवाम है ना, वो ये चाहती है कि आपने जो स्टैंड लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर आप नहीं आते तो ना आए, हम ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं खेलेंगे, इस पे ज़रा जम जाए, ये आपकी आवाम चाहती है। और जहाँ तक बात है उधर की खिलाड़ी आना चाहते हैं जी, उनको पता है कि यानी ये एक ऐसा मौका होता है। देखिए, और ये जो करोड़ों डॉलर का नुकसान है ये भी है। अब आप करोड़ों डॉलर का नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अवाम भी आपकी जो है चाह रही है, उधर की सारी अवाम चाहती है कि आए, यहाँ से इधर जाएं, उधर से इधर आए। अब आप नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है, और इस पे तो यानी कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इमेच्योरिटी की निशानियां हैं। दुनिया क्रिकेट में राव साहब, ये दो बड़े मुकाबले हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी भी मुल्क के अंदर हो, आपको वो पाकिस्तान और इंडिया के शायकीन के अलावा पूरी दुनिया के शायकीन उसमें नजर आते हैं, और उसके बाद फिर एशेज है। अब ये मुकाबले पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन जो है वो मैक्सिमम सतह पर देखना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये मौक़िफ़ ठीक है कि हम पूरी ज़िंदगी नहीं खेलेंगे, या हाइब्रिड मॉडल पे मान जाना चाहिए और फिर एक और मौका भारत को देना चाहिए? मुख्तसरन बताइए। हाइब्रिड मॉडल पे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, और ये मेरा ख्याल इंडिया के अंदर से भी प्रेशर आना चाहिए। उनके अवाम भी उतने ही दिलदाज़ा हैं क्रिकेट के जितने हमारे हैं, और दुनिया क्रिकेट में नो डाउट ये मुकाबला जितने लोग देखते हैं, मैंने पहले भी कहा था,
फुटबॉल के बाद ये जो मुकाबले हैं ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा जाता है। ये दोनों मुल्कों के साथ ज़्यादती होगी। फिर इंडिया की कबड्डी टीम आती है, बैडमिंटन टीम आती है, टेनिस टीम आती है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आके खेलती है। तो ये इस टीम के आने से क्या होगा? अभी पहले आप श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ था फायरिंग का, उसके बाद भी इंडिया टीम पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है। 2008 में जब पाकिस्तान में टेररिज्म पीक पे था उस वक्त खेल के जा चुके। तो अभी क्या मसला है? सिर्फ ये एक भोंडी सी कोशिश है पाकिस्तान को बिला वजह ठीक है नजम साकिब साहब, आज के टूर्नामेंट कामयाब ना हो। शुक्रिया ज़ाओ कि एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, तहकीक ने बताया है कि पाकिस्तान 1 क्यूबिक मीटर पानी पर 130 ग्राम फसल पैदा करता है। इंडिया में ये 300 ग्राम है और चीन में ये 800 ग्राम है। यानी 800 ग्राम चीन में, इंडिया में 300, हम 130 पे हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि पाकिस्तान के ज़रई निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत चीन से एक्सपर्ट्स कब मंगवा रही है? आज का गैर ज़रूरी सवाल, बरस हा बरस से अमेरिका में हाथी और गधा इलेक्शन में सामने होते हैं। हाथी और गधा, कभी गधा जीतता है तो कभी हाथी। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि अमेरिका में सियासत के शेर, चीते और उकाब कब मैदान में आएंगे? राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर इन सवालात के जवाब देंगे और अव्वल से फीडबैक से भी आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।